हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2.2 करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है वो बहुपद है और चैप्टर 2.1 हमने कर लिया था। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, शून्य क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज इसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं शून्यक और गुणांक। देखिए, मैं चैप्टर 2.2 स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ शब्द है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, हमने कल ये तो पढ़ लिया था कि बहुपद क्या होता है। देखो, बहुपद ये चैप्टर 2.2 है ना, ये पूरा का पूरा द्विघात बहुपद के ऊपर होने वाला है। द्विघात बहुपद कहें या फिर द्विघात समीकरण कहें। समीकरण कब होगा, बहुपद कब होगा, ये हम अभी आपको वापस क्लियर कर देते हैं। देखिए, एक मैं ना मानक सूत्र लिखता हूँ द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे या द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर की घात 2 हो। ये हमने पढ़ा है, इसलिए मैं अब इतना वापस डीपली नहीं पढ़ूंगा। तो चर की घात 2 करनी है हमें। जैसे मैं एक मानक सूत्र लिखता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया, ये एक बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात कितनी है, यहाँ पर चर की घात 2 है। x जो है वो चर है, a और b क्या है। अब देखिए, यहाँ पर a और b ये क्या हो गए, ये गुणांक हो गए। क्या हो गए, गुणांक। अब गुणांक का मतलब अरे वही जो गुणे के साथ जुड़े हैं, चर राशि के साथ गुणे के साथ जो जुड़े हैं, ये वास्तविक संख्या होगी, इनका कुछ मान होगा। अभी हम जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 3 ऐसे लिख दें तो 5 और 4 क्या हो गया, ये हमारे गुणांक हो गए जो चर के साथ जुड़े हुए हैं। और जो 3 होगा वो हमारा c हो गया। c क्या है, c एक अचर राशि है। वैसे a और b भी अचर ही है, ठीक है ना, a और b अचर है, पर हम एक व्यापक सूत्र लिख रहे हैं। क्या है, व्यापक, कि भाई ये फॉर्मूला तो ऐसा बनना चाहिए। हमें अलग अलग प्रश्न में अलग अलग संख्या के साथ समीकरण दे रखा होगा, हम उसको ऐसे व्यापक रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद। अगर बराबर में 0 कर दो तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। अब आपको पता है, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि जिसके चर के जितनी घात होगी, जितनी पावर होगी, ठीक है ना, जितनी डिग्री होगी, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, और हम हिंदी में घात बोलते हैं। तो चर की जितनी घात होगी उतने ही उनके शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 2.2 है वो हमारा द्विघात समीकरण है, और द्विघात में जो शून्यक होंगे वो 2 ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना 2.2 में इन शून्यकों को ना अल्फा और बीटा के रूप में बताया गया है। जैसे इसके कितने शून्यक आएंगे, शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे, और वो 2 कौन से होंगे, वो होंगे अल्फा और बीटा। और ये चैप्टर 2.2 पूरा इसी के ऊपर है, अल्फा और बीटा के ऊपर। चैप्टर 2.2 में क्या करना होगा, देखिए चैप्टर 2.2 में पहले ही लिखा हुआ है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये संबंध क्या होता है, अब शून्यक तो हमें पता चल गया कि भाई जो x के जो मान निकलेंगे, जिनको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, वो अल्फा बीटा ही शून्यक होंगे। और गुणांक ये रहे अपने गुणांक, मतलब इस x के जो 2 मान आएंगे, अल्फा बीटा के जो मान आएंगे, और ये जो गुणांक में चल रहे हैं a b और c, इनके बीच जो संबंध है वो हमें बताना है। और पूरी 2.2 इसी के ऊपर है। अब देखिए संबंध क्या है, संबंध ये है कि जो अल्फा और बीटा है, जो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो यहां पर लिख देंगे शून्यकों का योग। देखिए ये नियम है, याद रखना है, योगफल लिख सकते हो आप, योग या योगफल। ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। देखो शून्यक हो गए अल्फा बीटा, और योगफल मतलब उनका जोड़ना है। तो ये जो योगफल है वो किसके बराबर होगा, ये जो योगफल है वो गुणांक क्या होगा, गुणांकों में संबंध बताना है ना, तो वो गुणांकों में संबंध होगा -b/c, ठीक है ना। b क्या है, सॉरी माइनस, तो क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों शून्यक थे, उनका योगफल मतलब दोनों को जोड़ दिया। तो इन दोनों के जोड़ने से जो इनका रिलेशन आता है गुणांकों में, वो होता है a माइनस का a/b, ठीक है।
और शून्यंकों का गुणनफल, ऐसे इनका गुणनफल भी है, गुणनफल। अब इसका क्या रिश्ता है भाई गुणांकों के साथ, तो पहले तो हम उनका गुणनफल कर लेते हैं। ये अल्फा ये बीटा हो गया, ठीक है, और ये हो गया बराबर। अब इनका इनका गुणांकों के साथ क्या संबंध है, तो इसका संबंध है C अपॉन A, ठीक है भाई। ये दो जो है रिश्ते कहें या संबंध कहें, रिलेशन कहें, कुछ भी कहें, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि 2.2 पूरी इसी के ऊपर है हमारी। तो ये दो आपको पूरी की पूरा समझ में आना चाहिए कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है उनका, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू इसको पूरा का पूरा समझ लेते हैं, फिर हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा ही हम इसको समझेंगे, क्योंकि जो शून्यक है वो ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अलग अलग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या फिर सीधाचार्य से भी कर सकते हैं, भागफल विधि से भी कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग के रूप में भी कर सकते हैं। सब अलग अलग हैं, जो प्रश्न जैसा होगा उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई विधि तो दे नहीं रखी है, हमें तो बस शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो हमें बताना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अलग अलग विधि। पहले तो इसको मैं समीकरण बना देता हूँ, बराबर में एक 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके शून्य निकालने हैं। शून्य कैसे निकलेंगे, देखो सबसे अच्छी विधि जो है ना, हमें ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखो इसमें शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसके साथ एक गुणे में 1 हो गया, तो ये देखिए ये एक मानक सूत्र बन गया। कैसे, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा मानक सूत्र बन गया, ये हमारा मानक सूत्र बन गया। अब देखिए ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 8, सी का मान हो गया 15। तो अब है ना, देखो गुणनखंड कैसे करेंगे हम इसके, a इंटू सी करिए, a इंटू सी कितना होता है, 1 इंटू 15 कितना आएगा, 15। तो अब हमको क्या करना है, 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हम उनको जोड़े और घटाए तो 8 आएगा, ठीक है ना, और गुणा कराए तो 15 आएगा। भाई अब ऐसे कैसे टुकड़े हो गए कि गुणा कराने पर तो 15 आना चाहिए और जोड़ घटाने पर 8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 15 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संकेत है नहीं, इसके गुणनखंड होंगे। तो पहले इसमें 3 का भाग जाएगा, तो कितना जाएगा 5 बार, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार आएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड को क्या हो गए, 3 और 5, 3 इंटू 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड हो गए 15 के। अब देखो 3 और 5 वो संख्या हो गई। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना हो गया 8, और जोड़ने और घटाने पर 8 आना चाहिए, आ गया। गुणा करा दो एक बार, प्लस का 5 इंटू प्लस का 3, तो देखो इन दोनों का गुणा कराने से क्या होगा, 5 दिया 15। भाई गुणा कराने से 15 चाहिए था, आ गया। जोड़ घटाने पर 8 चाहिए था, आ गया। हम इसको तोड़ेंगे, ध्यान से समझना, इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है, उससे हमारे शून्य निकल जाएंगे। देखना, अब देखो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर प्लस में लिखा। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 3, 5x प्लस 3x। अब देखो 8x को मैंने लिखा 5x प्लस 3x, क्या गलत लिखा क्या, कोई भी मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मुझे पता है कि 2 और 2 4 होता है, मुझे पता है 5 और 3 8 होता है, तो मैंने क्या किया 5x और 3x ऐसे लिख दिया, क्योंकि 5x और 3x आपस में जुड़ के 8x बन जाएगा, और 8x तो हमारा है ही, तो मैं बस 8x को खोल रहा हूं, और उस तरीके से खोल रहा हूं जिससे कि इसके आसानी से गुणनखंड बन जाए। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि a इंटू सी का मान 15 आ रहा है और हमें 15 बनाना है, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, प्लस में सी था, सी कितना था 15, ऐसा लिख दिया, बराबर में 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 संख्या हो गई, ये 2 संख्याएं हो गई, मतलब टोटल क्या हो गया, ये
चतुर्थ पद द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि 4 पद हो गए, 1 2 3 4, 3 पद थे, अब मैंने 4 पद कर लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये सिर्फ एक अचर संख्या 15 है। अब इसमें है ना मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में सिर्फ एक्स कॉमन लूंगा। ठीक है ना, मैंने एक्स को बाहर ले लिया, इससे हुआ क्या, यहाँ का एक एक्स तो आ गया बाहर, तो दूसरा एक्स इधर बचेगा, तो वो ऐसा कैसा हम लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ का एक्स जो था वो बाहर चला गया, एक एक्स बाहर गया, पीछे सिर्फ 5 बचेगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो ये प्लस लिख दिया हमने। अब देखो जो कोष्टक ये बना, वैसा का वैसा कोष्टक यहाँ पर भी बनना चाहिए। कब बनेगा, देखिए अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लूँ तो यहाँ पर तो x कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं। जब यहाँ पर x नहीं है तो कैसे कॉमन लेंगे, हम कॉमन नहीं ले सकते x। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन लूँ तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। देखिए मैं यहाँ पर 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर तो 3 बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ x बच गया और प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 तो चला गया, तो क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 इंटू 3 ही तो 15 होता है, तो 3 तो चला गया, पीछे बचा 5, तो ऐसा मैंने लिख दिया। अब बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए कितनी संख्या थी, यहाँ पर 3 पद थे, यहाँ पर 4 पद हो गए, अब यहाँ पर सिर्फ 2 पद हो गए। देखिए ये एक पद हो गया गुणे में, फिर ये एक पद हो गया गुणे में, और फिर बराबर में 0, तो ये 2 पद हो गए भाई, द्विपद हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों में और इन दो इसमें और इसमें एक संख्या कॉमन आ रही है। आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, नहीं, यहाँ पर x है पर यहाँ पर x नहीं है, क्योंकि ये तो गुणे के साथ है, तो ये अंदर है, कोष्टक के अंदर है, बाहर नहीं है, इसलिए यहाँ पर x नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो कोष्टक आ रहा है, ये जो कोष्टक आ रहा है ना, ये कोष्टक दोनों सेम टू सेम है, देखो दोनों कोष्टक सेम टू सेम है, तो मैं इस कोष्टक को बाहर ले लेता हूँ, इस दोनों कोष्टक को बाहर उठा के रख देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं x प्लस 5 को कॉमन ले लूंगा, कॉमन आ रहा है, देखो ये प्लस का चिन्ह हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इन दोनों पद में एक चीज कॉमन आ रही है, वो है x प्लस 5, तो मैं इस x प्लस 5 को बाहर ले रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर देखो ये प्लस का चिन्ह था, तो प्लस नहीं लेंगे, पहले हम बाहर लेंगे तो कोष्टक बना देंगे, ये कोष्टक बन गया। अब ये x था, तो ये मैंने x लिख दिया, ये संख्या तो बाहर आ गई, इसलिए तो इसको तो लिखना नहीं है, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लिख दिया। यहाँ पर ये बचा, क्योंकि ये कोष्टक तो बाहर आ गया, तो इसको लिखना नहीं है, तो ये कोष्टक हमारा बच गया। तो संख्या क्या आ गई, x प्लस 5 और इंटू में x प्लस 3, तो ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है ना, देखो 15 के गुणनखंड तो हम कैसे करते हैं, 3 इंटू 5 कैसे करते हैं भाई, इसके गुणनखंड हो गए 3 इंटू 5। अगर 25 के गुणनखंड करने होंगे तो हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 5। पर इस समीकरण के गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे, x प्लस 5 x प्लस 3 दोनों गुणे के साथ है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया, क्योंकि गुणनखंड में ही लिखना है, तो ये गुणनखंड में लिख दिया हमने। दोनों गुणा हो रहे हैं, कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है, तो बीच में गुणे का साइन है ही। तो ऐसे हम समीकरण के गुणनखंड करते हैं। बराबर में क्या चल रहा है, 0, बराबर में चल रहा है 0। अब देखो x के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, x के मान ज्ञात करने हैं, तो मैंने माना इस पूरे ये जो कोष्टक चल रहा है, इस पूरे कोष्टक को मैं इधर गुणे के भाग के साथ ले आऊंगा, ये गुणे में है, ये भाग में आ जाएगा, ये x प्लस 3 भाग में आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5। ठीक है, ऐसे कैसे मैं अगर इसको उठा के इधर ले जाऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां बचेगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर -3। तो ये जो x बराबर -5 और x बराबर -3 आए हैं, ये हमारे अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, अल्फा का मान -5 हो गया, बीटा का मान -3 हो गया, यही तो हमारे अल्फा बीटा है। तो बस ये शून्यक हो गए, x के मान वो हो गए। अगर आप x की जगह -5 रखोगे, यहां पर -5 रखे, देखो ध्यान से देखना, यहां पर -5 रखे करो, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 25, -5 का 5 इंटू 8, माइनस ये x की जगह 5 रखा हूं माइनस का, तो -5 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 40,
तो माइनस का 40 और प्लस में कितना है 15। ठीक है, तो देखो 25 माइनस 40 प्लस 15, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं। ये कितना हो गया 40, ये माइनस का 40 कितना हो गया 0, ये दोनों कट गए तो 0 आ गया। तो 0 आ रहा है तो यही तो शून्य के शून्य क्या होते हैं कि जब मान रखते हैं तो 0 आना चाहिए, शून्य में 0 आ रहा है। तो ये तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ शून्य बता रहा हूं कि ऐसे शून्य निकालते हैं, इस विधि से हम शून्य निकालते हैं। पर यहां पर देखिए कभी चिन्ह चेंज आ सकते हैं, कभी चिन्ह कुछ और चेंज आ सकते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? हम प्रश्न के साथ चलते रहेंगे और आपको पूरा समझाते रहेंगे, ठीक है ना। मैं अलग अलग एग्जाम्पल तो नहीं ले सकता, लेकिन प्रश्न जितने दे रहे प्रश्न, उन प्रश्नों में अलग अलग सारे एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे। तो मैं पहला प्रश्न करता हूं और आपको समझा देता हूं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और रिलेशन कैसे ज्ञात करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो पहला प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो रिलेशन क्या है वो तो मैंने बता दिया। देखो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वो मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको बताया था कि माइनस बी अपॉन ए, और बराबर में ये बताया था मैंने सी अपॉन ए, गुणनफलों का बताया था सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले मैं प्रश्न उतार देता हूं, ये पहले का पहला मैं उतार रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो अच्छा एग्जाम्पल आ गया, यहां पर माइनस आ गया और यहां पर भी माइनस आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बहुपद, ठीक है। और प्रश्न में भी यही कहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने भाई, ठीक है। तो पहले हमें ना इस बहुपद को समीकरण बना देते हैं। समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। ये हम इसको समीकरण बना लेते हैं, बराबर में हमने इसको 0 मान लिया, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो इसको मत 0 बनाओ, अभी मत बनाओ, बाद में बना देना, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गलत नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो अभी देखिए पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके जो 2 के टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे कि गुणा कराने पर, देखो इसको पहले मैं मानक सूत्र बनाता हूं। पहले मानक सूत्र बनाते ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो मानक सूत्र कैसा बन जाएगा, इसका मानक सूत्र बनेगा पहले तो ए का मान हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर ए आ गया 1 प्लस, मानक सूत्र में प्लस आता है, ठीक है। यहां पर b क्या है, b है -2, तो b का मान हो गया -2 और x का मान तो x है ही, और प्लस c का मान, c प्लस में आता है ना इसलिए प्लस लिखा हूं। अब यहां पर c का मान क्या दे रखा है -8, ये -8 लिख दिया। अब देखो ये गुणे में है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। मैंने बस मानक सूत्र लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा है, और यहाँ पर एक का मान क्या दे रखा है 1, ठीक है। ये मानक सूत्र हो गया, मानक सूत्र की तरह हमने इसको लिखा है। यही सूत्र मैंने ऐसे लिखा है कि भाई बी माइनस में था तो माइनस में लिख दिया, और सी माइनस में था तो माइनस में लिख दिया। जो फॉर्मूला व्यापक सूत्र है, व्यापक सूत्र में प्लस प्लस आते हैं तो मैंने प्लस प्लस भी लिख दिए। आप इसको खोलोगे ना तो यही आएगा, कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 8 आ जाए, क्योंकि 1 इंटू 8 ए इंटू सी कितना है, ए इंटू सी हो गया हमारा। ये प्लस का था, ये माइनस का है, देखो इसका आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये प्लस का है, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 8 है। जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, ए इंटू सी माइनस का 8 आएगा। तो -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं, -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपके गुणा कराने पर तो 8 आ जाए और जोड़ बाकी करने पर आपके 2 आ जाए। क्या होगा, -8 का गुणन 8, पहले 8 का कर लेते हैं गुणनखंड। 8 के गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 4 2 2 2 1, क्या गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 2 2 से तो हो नहीं सकता, तो ऐसा करते इसका एक जोड़ा बना देते हैं। ये क्या हो गया 4, ये तो हो गया 4, और ये क्या हो गया 2, 4 इंटू 2 8 ही होता है। तो ये ऐसे एक ही बात है, 8 लाना है, यही देखो 4 और 2 2 आ गए गुणनखंड। अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं तो क्या आएगा 2 आएगा ना, 4 में से 2 घटा तो 2 आएगा। लेकिन ये 2 प्लस का है और हमें चाहिए माइनस का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, चिन्ह चेंज कर लो, बस इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। अब देखो ये -4
ये प्लस का 2, क्या आएगा रिजल्ट में आएगा माइनस का 2, ठीक है ना। आएगा तो 2 ही, लेकिन इस बार माइनस का 2 आएगा। -4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। 10th के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा कि 4 में से 2 गया तो 2 आता है, लेकिन -4 में से 2 गया तो प्लस का माइनस का 2 आएगा। तो ये अपना 2 गुणनखंड हो जाएंगे। इस 2 को टुकड़े में ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे कि भाई ये तो x² हो गया, ठीक है, ये प्लस का था, इसको हम अभी है ना ऐसे लिखते हैं -4x, प्लस में ये 2 आ गया, प्लस का 2x, और ये माइनस का था, इसको हम माइनस में 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो व्यापक सूत्र था इसलिए मैंने लिखा है। व्यापक सूत्र में नहीं लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बस समझा रहा था कि जो प्लस होते हैं वो प्लस आते हैं, लेकिन माइनस कब बनते हैं, जब संख्या b और c जब माइनस होते हैं तो गुणा होके वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो ये 2 था, इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब -4 और +2 जुड़ेगा तो 2 ही तो आएगा, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और देखो एक चीज देखो, जब आप -4 और प्लस के 2 इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8 तो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 8 भी आ गया, माइनस का 8 ही तो लाना था। तो ये एकदम सही टुकड़े हो गए हमारे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से x कॉमन लोगे, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे, इन दोनों में से तो x कॉमन आ गया, तो क्या बचा पीछे बचा हमारा सिर्फ x, यहाँ पर तो x बचा, ठीक है ना, यहाँ पर x बचा, और ये माइनस का चिन्ह लिख दिया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि x तो बाहर चला गया, अब सिर्फ 4 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, आपको इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 एक ऐसी संख्या जो कॉमन आ रही है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x - 4, क्योंकि इसका 1 2 बाहर चला गया, तो भाग लगा दो भाई, 8 में 2 का भाग लगोगे तो 4 ही आएगा, तो ये 4 आ गया। अब देखो इन दोनों में देखो ये कोष्टक पूरा का पूरा समान आ रहा है, तो इस कोष्टक को बाहर ले लो, तो x - 4 को हमने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पर तो x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, क्योंकि ये कोष्टक तो बाहर चला गया, इसको अब लिखना नहीं है। तो क्या आया, x - 4 x + 2। अब इसको बराबर में 0 मान लो, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो समीकरण बना दो। अब इसके गुणनखंड तो हो गए ये, इसको समीकरण बना दिया बराबर में 0 लगा के। अब एक बार इसको यहाँ पर 0 में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये x - 4 = 0 और x बराबर का प्लस का 4, एक तो मान आ गया x बराबर 4, और दूसरा में क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, तो x - -2, ये दूसरा मान आ गया, x - -2। ये तो हो गए हमारे अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा का जो संबंध हमें दे रखा है गुणांकों में, वो क्या है वो बताना भाई। तो हम पहले गुणांक लिख देते हैं कि गुणांक है क्या, ठीक है। यहां पर गुणांक क्या क्या है, देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया +1, b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया -2, और c का मान क्या हो गया, c का मान हो गया -8। ये प्लस माइनस जरूर ध्यान रखना, चिन्ह क्या है वो ध्यान रखना भाई, वरना गलत हो जाएगा सवाल। ये तो हो गए हमारे ए बी सी गुणांक। अब शून्य क्या हो गए, शून्य अल्फा और बीटा हमारे हो गए 4 और 2, ठीक है। ये अल्फा का मान तो हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या था, रिलेशन था हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, लिखना शून्यकों का योगफल, ये लिख देना भाई, राइटिंग खराब है और जगह भी छोटी है, कम है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर आप लिख देना। तो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अब मान लगा दो बस, अल्फा क्या है 4, ठीक है, प्लस में तो चिन्ह है, लेकिन बीटा माइनस का है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2, बीटा माइनस का है इसलिए माइनस आ गया। अब बराबर में माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिया। अब b क्या है, b का मान है -2, तो ये हमने -2 लगा दिया, ठीक है, बट्टा
ए का मान क्या है, ये ए है ना, ए का मान कितना 1, तो ये आ गया 1। तो अब क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो। ये 4 में से 2 गया, कितना बचा, 4 में से 2 गया प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा है प्लस का, तो ये प्लस का 2 बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2/1 है, मतलब 2 ही है, बटे में 1 है, तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये कोष्टक के अंदर है, मतलब ये गुणे का निशान है, कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो इसका मतलब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का 2। तो ये देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों का रिलेशन देखो, सत्यता की जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, और बराबर हो गया। तो यही तो ज्ञात करना था। अब ऐसे कैसे, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये अपना रिलेशन था। अब मान लगा दो क्या सही होता है कि नहीं होता है, सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान था हमारा 4 इंटू -2। देखो भाई चिन्हों का ध्यान रखना, बहुत मेन है ये। बराबर में सी का मान क्या है, -8, और बट्टे में ए का मान कितना है, 1। लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो सी का ये हो गया, सी अपॉन ए बराबर -8 हो गया, ठीक है, -8। ए का मान सिर्फ 1 है ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या है, प्लस का 4, ये क्या है, -2, बीच में क्या हो रहा है, गुणा। तो +4 मैंने आपको बताया था, प्लस का 4 इंटू -2 कितना होगा, 4 दूनी 8 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये दोनों होके मिलके बन गए -8, और बराबर में यहाँ पर -8 है। तो ये लो सत्यता की जांच हो गई कि गुणनफल जो है शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए के रूप में है। तो यही तो हमें ज्ञात करना था, जांच भी हो गई, सत्यता की जांच भी हो गई। शून्यक क्या हो गए, शून्यक हो गए इनके 4 और -2। तो ये पहला प्रश्न था, मैंने आराम से धीरे धीरे पूरा समझाया है, शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दे रखा था, बहुपद दे रखा था, उसको हमने टुकड़ों में तोड़ा, 4 और 2 को ऐसे लिखा। कैसे किया, इस 8 1 इंटू 8 8 आया, और -8 आने से हम इस -8 का गुणनखंड किया। गुणनखंड करने से हमें 4 और 2 ऐसी संख्या मिली जिनको जोड़ने से तो 2 आता है, वो भी माइनस का, और जिनको गुणा कराने से 8 आता है माइनस का। तो ये हमारे आ भी रहे थे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर x कॉमन लिया तो x -4 बच गया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x -4 हो गया। अब x -4 दोनों में आ रहा है तो उसको कॉमन ले लिया, x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, फिर यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये भी एक कोष्टक बन गया। 2 कोष्टक बन गए, दोनों 0 के बराबर हो गए, क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब 0 के बराबर करने से एक बार x का मान आ गया 4 और एक बार x का मान आ गया -2। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा और बीटा का जो रिलेशन था वो हमें पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b अपॉन a के बराबर, और ये हमने लिख दिया। फिर इनका रिलेशन देखा तो बराबर आ गया भाई, प्लस का 2 आ गया। और जब इनका गुणनफल किया अल्फा इंटू बीटा किया, जो कि c अपॉन a के बराबर होता है, और ऐसा करने से इनके मान भी -8 आ गए, सत्यता की जांच भी होगी। तो ये हमने किया। अब प्रश्न दूसरा करते हैं, वो और भी अच्छा है। अब देखो प्रश्न दूसरा जो है उसमें दे रखा है, इसमें x नहीं दे रखा है, इसमें s दे रखा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। दूसरा है 4s² -4s + 1। अब देखिए ये प्रश्न हमें दे रखा है, ये एक बहुपद दे रखा है, ठीक है। इसमें a का मान, पहले तो आप इसके गुणांक देख लो, इसके गुणांक क्या हो गए, a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 4, प्लस का था तो प्लस का, b का मान हो गया -4, b का मान हो गया, क्योंकि ये माइनस में है तो -4, और c का मान प्लस में है तो प्लस में c बराबर प्लस का 1। इस बार c एक दे रखा है, ठीक है, वो भी प्लस का 1। अब देखो ये तो हो गए हमारे गुणांक, लेकिन शून्यांक क्या है, शून्यांक ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करने पड़ेंगे, वो तो भाई इसके टुकड़े करने से पता चलेगा, इसके टुकड़े करने से ही पता चलेगा ना। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, a इंटू सी,
ठीक है ना। ये काम आप रफ में करना, जो मैं अभी कर रहा हूं वो रफ में करना। a इंटू सी, ए इंटू सी क्या हो गया, 4 एकम 4, प्लस का 4 आ गया, ठीक है ना। तो -4 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने से तो -4 आए और गुणा कराने से भी 4 आए। अब ऐसी कौन सी संख्या हो गई भाई? देखो आप ऐसा करो, 4 के गुणनखंड कर लो। 4 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 2 1, क्या आ गया, 2 इंटू 2, ये तो आ गए इसके गुणनखंड। अब देखो एक चीज ध्यान रखो भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, ठीक है ना, 2 + 2 तो 4 आ रहा है और 4 ही तो चाहिए। और अगर मैं इनको गुणा करा दूं 2 इंटू 2 तो भी 4 आ रहा है और हमें 4 ही चाहिए। तो भाई ये तो सही हो गया, पर क्या चिन्ह भी ऐसे हो रहे हैं? आप चिन्हों को भूलना मत, प्लस और माइनस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो 4 है वो -4 है, तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का ले लो और ये भी माइनस का ले लो, तो ये -2 और -2, -2 और -2 कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। जब ये 2 माइनस के लिए तो ये भी माइनस के लेने पड़ेंगे, -2 इंटू -2। अब ये 2 दूनी 4 तो हो गए, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 4 गुणा कराने पर प्लस का 4 आना चाहिए, गुणा कराने पर प्लस का 4 आना चाहिए, आ भी गया, क्योंकि a इंटू सी प्लस का 4 है, तो गुणा कराने पर प्लस का 4 भी आ गया। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए -2s, -2s। ये तो मैंने इसके टुकड़े किए, इसके टुकड़े तो ऐसे हो गए। अब बाकी की संख्या एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। 4s² -2s प्लस 1। अब टुकड़े कराने से क्या हो गया, टुकड़े कराने से भाई हमारे दो अलग अलग गुणनखंड बन जाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर देखो 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 तो कॉमन आ गया। यहां पर s² है, यहां पर s है, तो s भी कॉमन आ गया भाई। क्या, देखो यहां पर मैं अगर इसको ना 2s को बाहर ले लूं, देखो ध्यान से देखना, 2s, अगर मैं 2s को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां का 2 तो चला गया तो पीछे बचा 2, यहां का एक s भी बाहर चला गया तो पीछे बचा एक s, तो क्या बचा 2s, ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया। अब 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का, वो भी, ठीक है। अब यहां पर देखो 2s है, यहां पर एक है, क्या कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन कॉमन तो लेना पड़ेगा। हम इन दोनों में ना एक जो संख्या आ रही है गुणे में, उनको कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ये एक कॉमन ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और क्या कॉमन आया था, एक आया था, तो कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, तो एक लिया था, तो एज इट इज संख्या पूरी लिख दो 2s। अब देखो ये प्लस था, लेकिन हमने माइनस में कॉमन लिया है, कॉमन माइनस लिया है, तो ये प्लस क्या है ना, ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों किया, ये एक ऐसा लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसको खोलूंगा, देखो एक ध्यान दो, अगर मैं -1 कोष्टक 2s -1, अगर मैं इसको खोलूं, इसका -1 से गुणा कराऊं, तो क्या होगा, -1 इंटू 2s बराबर का -2s, और -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो वही तो आया -2s + 1 -s2s + 1, तो संख्या तो वही आई ना, बस -1 कॉमन लेने से अंदर वाला चिन्ह चेंज हो गया। ये चिन्हों का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखो ये 2s - 1, ये भी 2s - 1, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया 2s - 1, तो यहां पर क्या बचा, ये तो आ गया बाहर, यहां पर सिर्फ 2s बचा, ये 2s लिख दिया। यहां पर क्या बचा, 2s तो आ गया बाहर, यहां पर सिर्फ -1 बचा, तो -1 ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया, 2s - 1, सॉरी मैंने x क्यों लिख दिया, ये तो ऐसे है, 2s - 1 और 2s - 1, मतलब कि ये समीकरण बन गया, बराबर में 0 लिख दो, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब देखो भाई, ये तो 2s - 1 का होल स्क्वायर बन गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर बन गया, बराबर में 0। अब 2s - 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो s का मान क्या हो जाएगा, एक बार है ना 2s - 1 बराबर 0 मान लेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार भी 2s - 1 बराबर 0 मान लेंगे, तो इसमें क्या मान आएगा,
एस का मान तो आएगा प्लस का 1/2, ठीक है ना, एस बराबर 1/2, और यहां पर भी एस का मान आ जाएगा 1/2। तो अल्फा और बीटा के मान क्या आ गए, ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ये जो था रफ का काम, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो रफ में करना था, तो ये तो मैं हटा देता हूं इसको। अब जो हमारा रिलेशन है अल्फा और बीटा का, वो हमें सत्यता की जांच करनी है उसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा आ गए, अल्फा का मान आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, ठीक है, और ए बी सी भी आ गए। तो अब इनका रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन तो हमें पता ही है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ये तो हमें याद है, ये तो नियम है गणित का। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। इनके मान रखो, क्या दोनों बराबर आते हैं, चेक कर लेते हैं। अल्फा का मान हो गया 1/2, प्लस का चिन्ह है, बीटा का मान भी 1/2, वो भी प्लस में, इसलिए प्लस ही लिखा, बराबर में माइनस का तो माइनस लिख देते हैं। अब देखो बी का मान क्या है, बी का मान -4, ठीक है, तो -4 बट्टा ए का मान, बट्टा ए का मान भी 4 है, वो प्लस का है, वो प्लस का 4 मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों बराबर भी लिखता हूं, 4 जैसे लिखा ऊपर वैसा ही लिखता हूं, ये 4 अपना ऐसा, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, एक बार गया तो क्या बचा 1, ये तो आधा और आधा कितना हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, क्योंकि ये तो कट गए 4 से 4, 1 ही बचा, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, दोनों माइनस माइनस गुणे में हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा प्लस का 1 एकम 1, और यहां पर भी प्लस का 1 था, तो ये तो हमारा भाई हो गया, क्या हो गया कि शून्यकों का योगफल जो है वो -b अपॉन a के रूप में व्यक्त हो रहा है, सत्यता की जांच हो गई। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a। अब अल्फा क्या हो गया 1/2 इंटू अल्फा बट बीटा क्या हो गया 1/2, बराबर c का मान कितना है 1, c का मान देखो 1 है, और a का मान कितना है 4, ये 4 हो गया। अब देखो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 2 दूनी 4, 1/4, तो 1/4 बराबर है 1/4 के, तो ये भी लो सत्यता की जांच होगी। छोटे मोटे गणित के नियम है, आपको पता होगा, 10th के स्टूडेंट हो भाई, गुणा तो करना आता ही होगा, एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है पूरा। तो ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न, देखो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, x की जगह s दे रखा था, बाकी पूरा का पूरा पहला प्रश्न था उसी की तरह था। ये देखो एक पूर्ण संख्या का वर्ग हो गया, एक जो संख्या है 2s - 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसको और भी तरीके से कर सकते थे हम, a + b का होल स्क्वायर करके भी कर सकते थे हम, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, पर हर बार जो समीकरण दे रखा होता है, बहुपद दे रखा होता है, वो a + b के होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। आप तो जो मैंने गुणनखंड बताए 4s के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ बाकी करने पर भी 4 आए, ऐसा करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न करते हैं, देखो तीसरा प्रश्न जो है उसमें तीसरा 6x² -3x 3 दे रखा है, 3x नहीं है, -3 और -7x। अब देखो ये बहुपद कैसा दे रखा है, ये तो ऊपर नीचे कर दिया भाई, आगे पीछे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमको तो पहले मानक सूत्र, जो व्यापक सूत्र है a² + bx + c, ऐसे लिखना है हमें, व्यापक सूत्र जो होता है उसकी तरह हमें लिखना है, ठीक है। तो व्यापक सूत्र से अलग है ये, क्यों, क्योंकि 6x², तो ax² सही है। फिर दूसरा होता है bx, क्या यहाँ पर bx है, नहीं है, यहाँ पर bx है, तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, इसको कैसे लिखोगे 6x² -7x, चिन्ह चेंज नहीं हो गए क्योंकि हम तो इधर वाली संख्या को ही इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, बराबर में 8 ही आएगा,
तो मैं बस इस 5 को आगे लिख रहा हूँ और इस 3 को पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने किया और कुछ नहीं किया। ये 7 को आगे लिखा, 3 को इधर लिखा। बराबर के उधर वाली संख्या लिखते हैं ना तो चिन्ह चेंज होते हैं। और ये -3 ऐसे कैसे लिख दिया। अब a का मान क्या हो गया, यहाँ पर देखो a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -7 और c का मान हो गया -3, ठीक है। ये तो अल्फा a b c के मान हो गए। अब देखो शून्य ज्ञात करना है। पहले देखो a और c का गुणा कराओ कितना आता है। a इंटू सी का मान कितना आता है 6 18, वो भी माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का ये माइनस का। प्लस का 6 इंटू -3, 6 18 तो होगा, लेकिन माइनस का कितना, -18 लाना है। तो -18 कैसे लाओगे, वो भी 7 के टुकड़े करने से। अब देखो इससे गुणनखंड कर लो, 18 के गुणनखंड कर लो। 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, ठीक है ना 1। अब ये तो सही है, लेकिन लाना कितना है 7। अब देखो भाई गुणनखंड क्या आ गया इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो आपको लाना क्या है, आपको 7 लाना है। जोड़ बाकी करने से 7 आना चाहिए। तो देखो क्या, अगर मैं इस 3 और 3 को गुणा करा दूं तो कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा। अब ये 2 9 18 गुणा कराने पर तो भाई 9 आ गया, पर क्या जोड़ बाकी करने से 7 आता है, क्यों नहीं आता है। अगर 9 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 ही तो बचेगा। अब ये 7 किसका है, ये 7 माइनस का है। तो माइनस का कैसे लाओगे, माइनस का तो 9 लगा दो और प्लस का 2 लगा दो, तो ये जो 7 है वो माइनस का 7 बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको संख्या क्या बनानी पड़ेगी, -9x प्लस 2x, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये तो भाई रफ कार्य है, ये तो रफ कॉपी पीछे रफ पेज पे करना है आपको। हमें ये पता चल गया कि टुकड़े क्या हो गए, एक तो 9 आएगा और एक 2 आएगा, ये टुकड़े हो गए हमारे। तो कर लो, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सीधा से लिख रहा हूँ कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x प्लस का माइनस का कितना था 3, तो माइनस का 3। ये तो हमारा समीकरण हो गया और बहुपद हो गया, जो कि मैंने इस जो 7x था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, 7x ही है ये। देखो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 9 है प्लस का 2 है तो घटेगा, और घटने से जो बड़ा चिन्ह है उसका चिन्ह आएगा, तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है। इसी 7 को मैंने ऐसे लिखा है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आता है, एक तो x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, और 3 भी कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या कॉमन आ गया 3x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 यहाँ का बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 2 और x भी बचा तो x आ गया। अब माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिया। यहाँ पर 3x तो बाहर ले लिया, 3 इंटू 3 9 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ अंदर क्या बचा 3। ये हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही लेते हैं। अब यहाँ पर 2x माइनस 3, क्या कोई कॉमन आता है, यहाँ पर 2 कॉमन ले तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 कॉमन ले तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर x कॉमन ले तो यहाँ पर x नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन ले लो और यहाँ पर लिख दो 2x माइनस 3। देखो दोनों कोष्टक बराबर आ गए ना, बराबर कोष्टक आएंगे तो समझ आना सही है, वरना गलत कर रहे हो आप। अब ये कोष्टक बाहर ले लो, ये 2x माइनस 3 का जो कोष्टक बना इसको हमने ले लिया बाहर। अब ये पूरा कोष्टक बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3x, ठीक है। और यहां पर भी ये पूरा कोष्टक बाहर ले लिया, तो इस प्लस के बाद कौन सी संख्या बची, ये तो बाहर चला गया, सिर्फ और सिर्फ 1 ही तो बचा, तो प्लस का 1 लिख दो। तो हमारे दो गुणनखंड क्या आ गए, ये 2, और इसको शून्य ज्ञात करने हैं तो 0 के बराबर कर दो, समीकरण बना दो। अब ये 0 के बराबर है, तो एक बार तो ये पूरा पद 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार ये पूरा पद 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x का मान क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का 3 वहां जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 3, और यहां पर देखो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस 1 बन जाएगा, तो 3x बराबर माइनस का 1। अभी देखिए यहाँ पर x ज्ञात करना है, ये 2 जो है वो गुणे में है, तो इधर क्या बन जाएगा भाग में, तो ये बट्टे 2 और ये यहाँ का 2 हट जाएगा, ठीक है। और ये इंटू 3 है, तो ये 3 गुणे में है, तो ये हटाने के लिए यहाँ पर भाग दे देंगे। तो इससे बना क्या, अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान क्या आया, प्लस का 3 बट्टा
2 और बीटा का मान क्या आया, बीटा का मान आया -1/3। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान भी आ गए, तो इधर क्या करते हैं हम, एबीसी के मान आ गए, अल्फा का मान आ गया +3/2 और बीटा का मान भी आ गया, वो क्या आया -1/3। अब ये मान लगा दो और इनका जो रिलेशन है भाई, इनका जो संबंध है, शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल। पहले योगफल करते हैं, तो शून्यंकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। मान लगा दो और कुछ नहीं करना है, मान लगा के दोनों को बराबर में लाना है। अगर बराबर आएगा तो आपके शून्यक सही है, नहीं आएगा तो गलत है। देखते हैं, अल्फा का मान कितना हो गया, +3/2। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। बीटा का मान क्या है, -1/3 सॉरी। ठीक है, बराबर में माइनस का माइनस बाहर ले लिया। बी का मान क्या है, बी का मान है -7। ठीक है, और ए का मान क्या है, ए का मान है 6। ये लो मैंने लिख दिया। अब चिन्हों का ध्यान रखना, ये प्लस है ये माइनस है, कोष्टक का निशान मतलब गुणे का निशान। जब ये दोनों गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी माइनस है, गुणा का निशान है, माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो आपको क्या लाना है, यहाँ पर 7/6 है, ये लाना है। अब देखो ये क्या संख्या है, ये 3 है, 3/2 है, ये 1/3 है। इनका लसअप लो, इनका लसअप क्या आएगा, लसअप क्या आएगा भाई, 2 और 3 का लसअप क्या आता है, एलसीएम क्या आता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। क्या आता है, 6। तो 3 दूनी 6, कितना, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा प्लस का 9। अब आता ही होगा भाई, ये जोड़ भिन्न वाली जोड़ तो आपको करनी आती होगी, अब ये मैं क्या समझाऊं। और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो भाग गया 2 बार, तो 2 × 1 माइनस का 2 × 1 बराबर हो जाएगा -2 और बराबर में 7/6 चल रहा है। अब 7 में से 2 गया, पीछे बचे प्लस के 7, क्योंकि 9 माई प्लस का है तो प्लस का 7 आएगा, बटे 6 बराबर का 7/6। ये तो आ गया अपना शून्यकों का योगफल, तो बराबर आ गया भाई। यही तो हमें बताना था कि दोनों का योगफल बराबर आएगा। ये देखो 7/6, ये 7/6, शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होना चाहिए, हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा अपना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होना चाहिए। तो देख लो, अल्फा का मान क्या है, +3/2 इंटू -1/3। ये भाई चिन्हों का ध्यान रखना। बराबर में c का मान क्या है, c का मान तो -3 है और a का मान क्या है, 6। आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, ये 3/6 आ गया। अभी देखो गुणा करा दो, ये 3 × 1 3 हो गया, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा ऊपर, तो -3 बट्टे 3 दूनी 6। ये तो दोनों चिन्ह बराबर ही है, प्लस के तो प्लस का ही 6 आएगा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, -3/6 बराबर, ये लो आ गया 3/6 3/6। तो ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। सत्यता की जांच करनी थी, सत्यता की जांच हो गई। तो ये तीसरा प्रश्न था जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है, पहले का चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। ठीक है, ये अपना चौथा प्रश्न है। अब देखिए भाई, इसमें 4u दे रखा है, 4u² दे रखा, मतलब ये तो हो गया ax²। ठीक है ना, यहाँ पर a का मान क्या आ गया 4। ठीक है, u² हो गया, तो ये a हो गया, ये bx, तो ये 8u। ठीक है, तो b का मान क्या हो गया 8। यहाँ पर c का मान भाई 0 है, ठीक है ना, +0, तो ये c का मान हो गया, तो ये c का मान यहाँ पर क्या है
0। और अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे, फिर ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। पहले अल्फा बीटा ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रश्न में हमें सी तो दे ही नहीं रखा, मतलब कि हम क्या करते थे, ए इंटू सी करते थे, फिर जो भी आता था उसके गुणनखंड करके हम इस ए यू के टुकड़े करते थे। अब हम क्या करें, अब 4 का अगर सी से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि सी का मान 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, है ना, हमें कुल मिला के कॉमन लेके 2 गुणनखंड करने हैं इसके। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। मैं बताऊँ क्या आ रहा है, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो अगर मैं 4 u कॉमन ले लूं तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ u बचेगा, ठीक है ना, u और u बचेगा, और साथ में प्लस ये लिख दिया, ये 4u तो गया, तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, ये 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान था, बराबर में 0 कर दो, तो क्या होगा, u का मान 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों हो जाएंगे। तो एक बार u का मान तो क्या आ जाएगा 0, और एक बार u का मान क्या आ जाएगा -2। ये तो बहुत ही आसान था यार, ये तो अपना अल्फा हो गया और ये अपना बीटा हो गया, ये तो बहुत ही आसान था सवाल। अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का जो संबंध है गुणांकों में ए बी सी के साथ, वो हम सत्यता, उसमें हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फा का मान आ गया 0, बीटा का मान आ गया -2, करके देख लेते हैं। शून्यंकों का योगफल क्या हो गया, ए अल्फा बी प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका मान जो होता है वो संबंध जो है वो -b/a होता है। तो चलो मान लगा के देख लेते हैं, 0 + 2 = माइनस, तो माइनस b का मान क्या दे रखा है, b का मान इधर दे रखा है 8, और c का मान क्या देगा, c का मान दे रखा है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, इधर ये प्लस तो था ही था, सूत्र था प्लस का, तो प्लस आ गया, ये बीटा का मान -2, और a का मान इधर क्या हो गया, a का मान हो गया 4, ये 4 से 2 बार कट गया, तो इधर 2 बच गया, तो यहाँ पर तो आ गया -2, और यहाँ पर भी आ गया 2 बार कटा, तो ये माइनस का चिन्ह, तो ये 2 माइनस का, तो -2 बराबर -2, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, शून्यंकों के गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा हो गया 0 इंटू -2 बराबर, c का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, 0/4, तो 4 में किसी भी संख्या, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है, और किसी भी संख्या का गुणा करो 0 ही आता है, तो ये 0 = 0, तो ये भी हो गया अपना। तो चौथा प्रश्न भी अपना हो गया। देखिए ये बहुत आसान सवाल था, और मैं 3 प्रश्न एकदम डिटेल में समझा चुका हूँ, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। शून्यंक क्या है वो ध्यान रखना, 0 और 2, 0 और -2, ठीक है, ये 0 और ये -2। चलिए 5 प्रश्न करते हैं। 5 प्रश्न जो है, पहले का ही 5वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। t² -15, तो भाई ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, अगर इसको व्यापक समीकरण से तुलना करें तो यहाँ पर a का मान तो आ रहा है, b का मान यहाँ पर नहीं दे रखा है, और c का मान जो है वो -15 है। तो पहले a b c के मान लिख देते हैं हम, ठीक है। a का मान क्या हो गया, a का मान तो 1 हो गया, क्योंकि t के आगे 1 है, ये t यहाँ पर x ही मान सकते हो आप, x² या t² कुछ भी हो सकता है। उसके बाद b का मान क्या हो गया, b का मान इधर 0 है, क्यों, क्योंकि 0 × x, यहाँ पर 0 × x हुआ था तो वो 0 हो गया, इसलिए उसको हटा दिया, तो b का मान 0 है, और c का मान यहाँ पर दे रखा है c का मान दे रखा है -15। चलिए a b c के मान तो आ गए, अब हमें ज्ञात करना है अल्फा और बीटा के मान, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, अब कैसे करेंगे भाई, इसमें b तो दे ही नहीं रखा है, तो कैसे हम इसके गुणनखंड करके कैसे करें। तो जो हम करते थे ना,
15 के गुणनखंड करते थे, फिर 3 और 5 आता था, फिर 5 और 3 के ऐसे यहाँ पर जो संख्या थी उसके ऐसे टुकड़े करते थे कि क्योंकि अब वो संख्या ही नहीं दे रखी तो उसके टुकड़े कैसे करे, जो संख्या दे ही नहीं रखी है तो उसके टुकड़े करे भी तो कैसे, समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 15, ये टी स्क्वायर, ये 15। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मैं ना इसको एक तरह से अलग तरह से लिख सकता हूँ। ये तो हो गया अपना टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो हो गया अपना टी स्क्वायर माइनस इस 15 को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं अंडरूट 15 लिख देता हूँ। भाई 15 को अंडरूट 15 कैसे लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता ना, तो मैं इसको 15 को 15 ही लिख रहा हूँ मैं। कैसे, ये लो, ये 15 को 15 ही लिखा मैंने, ये 15 है, ये भी तो 15 है। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया स्क्वायर और ये हो गया रूट, मतलब ये तो हो गया वर्ग और ये हो गया वर्गमूल, तो ये दो इस दो से कट जाएगा तो सिर्फ 15 ही तो बचेगा, ठीक है ना। ये वर्गमूल से कट जाएगा तो 15 ही बचेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर वर्गमूल करता हूँ कितना आता है 2, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 4 ही तो आएगा, और यहाँ पर भी ये कट जाएगा तो 4 ही तो होगा, 4 बराबर 4, समझे आप। मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों एक ही राशि होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं ना, देखिए ये वर्गमूल और ये इसका स्क्वायर, तो दोनों आपस में कट गए, जैसे 2/2 करते हैं, 5/5 करते हैं, वैसे ही वर्ग और वर्गमूल भी करते हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ पर ये गुणे के निशान था, विपरीत है तो अपना कट गए वो। तो अब देखिए क्या हो गया, एक चीज देखो ध्यान से देखो, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 15 का स्क्वायर, ऐसे √15 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ध्यान से देखो, ये भी इसकी तरह है, माइनस का चिन्ह है, ये भी इसकी तरह है, तो दोनों संख्याएं लगभग इससे तुलना करें तो बराबर ही आती है। भाई ये इसकी बराबर इस तरह दिखता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ही दिखता है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप इनको आपस में गुणा करोगे ना तो कटने वाले कट जाएंगे और लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, समझे आप। तो क्या करना पड़ेगा हमें, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर को हम इस फॉर्मूले की तरह लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब टी प्लस √15 और टी ए माइनस बी तो टी माइनस √15, ये दो गुणनखंड बन गए भाई, ये दो गुणनखंड बन गए, और इसको मैं 0 के बराबर मान लूं तो एक बार टी प्लस √15 हो जाएगा 0 के बराबर, और एक बार टी प्लस √15 सॉरी माइनस टी माइनस √15 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर t का मान क्या आ जाएगा, t का मान तो आ जाएगा माइनस का √15, और यहाँ पर t का मान आ जाएगा प्लस का √15, ठीक है। ये हो गया अल्फा और ये हो गया अपना बीटा। अल्फा और बीटा के मान भी आ गए भाई, अल्फा का मान आ गया अपना -15 और बीटा का मान आ गया +√15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको शून्यंकों और तथा गुणंकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो शून्यंक आए वो बराबर है कि नहीं। जांच कर लेते हैं भाई। तो पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखिए पहला संबंध क्या है, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, -b/a। मान लगा दो, माइनस का √15, ठीक है, माइनस का
क्योंकि माइनस में दे रखा है, और प्लस का रूट 15, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है, बराबर में माइनस बी का मान कितना है 0 बट्टे ए का मान क्या दे रखा है 1। 0 माइनस का हो या प्लस, 0 तो माइनस का होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर 0 को माइनस से गुणा करोगे तो भी 0 ही होगा। तो ये तो पूरा हो गया 0, और ये प्लस और माइनस कट गए आपस में, पूरे बराबर है तो कट गए, ये भी 0, तो कुल मिला के 0 बराबर 0 आ गया ना। तो पहला तो नियम हमारा संतुष्ट हो गया, ठीक है। अब सत्यता की जांच यहाँ पर तो हो गई। अब यहाँ पर दूसरा जो है हमारा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होगा C/A। अल्फा का मान है -√15, ये तो कोष्टक में लिख दिया, और बीटा का मान है √15 प्लस का है ना, ये लीजिए, बराबर C का मान क्या हो गया, C का मान है -15 और A का मान है 1। अब इन दोनों का गुणा कराओ भाई। आप एक बार ध्यान रखना, √2 इंटू √2 का मान क्या होता है 2 ही तो होता है। ये रूट आपस में स्क्वायर से कट जाता है, ऐसा कैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, गुणा करा दो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और √15 इंटू √15 ये रूट आपस में कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, तो √15 का ही होल स्क्वायर बराबर -15। तो ये स्क्वायर इस √ को काट देगा, तो -15 बराबर -15, ये अपना आ गया आंसर। सत्यता की जांच करनी थी, हो गई, 15 आ रहा है, -15 छठा प्रश्न करते हैं भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज अलग हो रही है। बाकी सारे प्रश्न हमने एक जैसे किए, इसमें है ना एक सूत्र लगाया जिसमें भी कोई चीज नहीं आती है, कोई गणित का नियम लगता है या कोई दूसरा फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। जो भी प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग बात होती है, इसमें देखिए ये अलग बात है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को याद होगा, ये फॉर्मूला याद होगा तो ही ये सवाल होगा, और इस फॉर्मूले की तरह इसको करना है। तो ये जो फॉर्मूला है इस प्रश्न को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है, तो इसको ध्यान से समझ लिया, नहीं समझा तो पीछे करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। ये अपना छठा प्रश्न हो गया। अब देखिए इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया अपना 3, मैं फटाफट कर रहा हूँ। बी का मान क्या हो गया -1, देखिए -1, ठीक है, और सी का मान क्या हो गया +4। ये तो एबीसी हो गए। अब अल्फा बीटा जो शून्यंक है वो ज्ञात करना है। अब देखिए ये a इंटू बी से हो जाएगा, a इंटू सी से हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे अपने। कैसे होंगे देख लेते हैं। देखिए अनरूट कैसे लिख दिया मैंने, a इंटू सी कितना हो रहा है, a इंटू सी 3 चौक 12 के ऐसे टुकड़े करो कि आपका जोड़ बाकी करने पर तो 1 आ जाए और गुणा भाग करने पर 12 आ जाए। कैसे होगा? अरे बड़ा सिंपल है यार, 12 के गुणनखंड ही तो इसके करने हैं। 12 के गुणनखंड कर दो, 2 6 2 3 3 1, ये तो हो गया 2 दूनी 4। इस जोड़े को अलग कर दो, इसको अलग रख दो, तो इसका मतलब 4 - 3, देखो 1 आ गया। 4 - 3 1 होता है, और 4 × 3 12 भी होता है, मतलब हो गया, पर चिन्ह चेंज आ रहे हैं। ये माइनस का 1 लाना है, ये तो प्लस का आ गया, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है, और इसको माइनस कर दो, ये तो प्लस का है ही। तो इससे हुआ क्या, 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1, लेकिन माइनस का 4 था तो माइनस का 1 बचेगा। और ये -4 × +3 गुणा हो रहा है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -12 भी हो गया। एक सेकेंड, -12 नहीं हुआ, हमें +12 चाहिए भाई। यहाँ पर थोड़ा ध्यान, सॉरी मैंने प्रश्न गलत लिखा, ये तो माइनस का ही है, ठीक है ना, मैंने प्रश्न ही गलत लिखा था, ये प्रश्न में माइनस ही दे रखा है, तभी मैं सोचूं कि ये +12 कैसे आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये अपना हो गया, हमारे टुकड़े 4 और 3 हैं,
ये हमें पता चल गए। तो अब क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो रफ कार्य है, इसको कॉपी में करने का ही नहीं होता, ये तो रफ कार्य है। टुकड़े कैसे करने हैं, बस वो उसके गुणनखंड करके हमें चेक करने होते हैं। तो अभी क्या करेंगे, टुकड़े कर दो। क्या टुकड़े आए थे, पहले इसको लिख देते हैं 3, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब इसके देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, नहीं 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो x को कॉमन ले लो, क्या बचा 3x, ठीक है ना, 3x कॉमन बचा, माइनस ले लिया, x बाहर चला गया था तो सिर्फ 4 बचा, ये अपना 4 आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, एक कॉमन ले लिया, 3x ले लिया और इधर सिर्फ -4 बचा, क्योंकि एक ही कॉमन लिया तो एज इट इज संख्या हमें वापस उतारनी है, वो भी कोष्टक में। अब देखो 2 कोष्टक बन गए, दोनों सेम टू सेम है, तो ये कोष्टक हम इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी की जो संख्या बचेगी वो चिन्ह जो चिन्ह है उनके साथ साथ वो लगा देंगे। तो ये कोष्टक पूरा का पूरा बाहर ले लो, तो ये कोष्टक हमने बाहर ले लिया, ठीक है, ये हमने बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ x बचा और यहाँ +1 बचा। अब इसको 0 मान लो, समीकरण बना दो, शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 मानना पड़ेगा। अब 0 मानने से क्या होगा कि भाई 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि x का मान जो है वो ये देखो, ये माइनस का इधर गया तो प्लस हो गया, फिर ये गुणे का इधर आया तो भाग हो गया, तो प्लस का 4/3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, समझ में आया। ये जो 3 इसके साथ गुणे में था वो तो भाग में आ गया, और जो ये माइनस का 4 था ये इधर आके प्लस का 4 बन गया, तो प्लस का 4/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो x है वो तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन जो 1 है वो उधर चला जाएगा, तो x बराबर -1। ये अपना हो गया अल्फा, ये अपना हो गया बीटा, ये अपना हो गया बीटा। अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान क्या आया, प्लस का 4/3, और बीटा का मान क्या आया, -1। तो चलो भाई लगा दो, जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन हम उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता क्या होती है उसकी जांच कर ले भाई। तो a b c के मान दे रखे हैं, अल्फा बीटा के मान दे रखे हैं, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, b/a। तो मान लगा दो, जो भी मान है उनके। अल्फा का मान क्या हो गया, 4/3, बीटा का मान हो गया -1 बराबर -b का मान हो गया -1 और बट्टे ए का मान 3 दे रखा है। चलिए अब क्या करते हैं हम, देखना ध्यान से देखना आप, इन दोनों में तो लसअप लेंगे, ये 4/3 है, ये 1 है, इसका लसअप क्या आ जाएगा, इसका लसअप आएगा 3, एलसीएम 3 आया, ये बट्टा 1 है, ठीक है ना। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। फिर इस 3 को है ना 3 से भाग दिया, एक बार गया, 1 × 4 4 -3 और 3 एकम 3, ये 3 हो गया बराबर का, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1/3, ये तो हमें लिखना ही है, ठीक है, प्लस का 1/3। अब देखो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1/3, क्योंकि बट्टा का 3 तो चल ही रहा है, 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1 और बट्टे 3 आ गया बराबर 1/3। चलो लो भाई, शून्यंकों के योगफल की तो जांच हो गई। अब शून्यंकों के गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं भाई। शून्यंकों के गुणनफल की जांच मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c/a। चलो करो भाई, प्लस का 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है, -1, ठीक है, बराबर c का मान कितना है 4, b का मान कितना है 3। देखो b का मान, c का मान तो हो गया, a का मान हो गया, दोनों प्लस में है, और अल्फा का मान क्या है इधर, अल्फा का मान प्लस का 4/1 और बीटा का मान माइनस का है। वही माइनस आना चाहिए ना, हमारा तो आंसर माइनस और प्लस हो रहा है,
कुछ गलती की मैंने, सी बटा ए, सी बटा ए, सी का मान 4 है, ये 4 माइनस का था भाई, इधर मैंने प्लस का लिख दिया, ठीक है ना। ये 4 जो है हमारा माइनस में था, मैंने यहाँ पर तो माइनस कर दिया, वहां पर माइनस करना मैं भूल गया था। तो सी का मान क्या है, माइनस का 4/3, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो ये भी माइनस का 4/3 हो गया। तो भाई अपना आंसर तो बराबर आ गया, जांच भी हो गई, शून्यक भी ज्ञात हो गए। 6 प्रश्न थे, 6 ही प्रश्न हमने कर दिए। वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन आप समझते जा रहे हो, मुझे पूरी आशा है ऐसी कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और आपको समझ में भी आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें भाई, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ओहो, तो इस बार आपको क्या दे रखा है, देखिए दूसरा प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक द्विपद ज्ञात करना है। कैसे, जैसे ये अपना देखो, ये द्विपद है, ये 2ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया, द्विपद। आपको ये समीकरण बनाना है किसकी सहायता से, जो शून्यंकों के योग और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है अपने सवाल में। क्या दे रखा है, जैसे पहला प्रश्न हम करें, पहला प्रश्न हमारा क्या है, 1/4 और -1। अब भाई एक बात बताओ मेरे को, ये क्या कह रहा है, शून्यंकों का योग और गुणनफल। आपको सिर्फ 2 चीजें दे रखी है, शून्यंकों के योग और शून्यंकों का गुणनफल। उनकी सहायता से आपको अल्फा बीटा गामा उनकी सहायता से आपको ए बी सी ज्ञात करने हैं, और ए बी सी ज्ञात होते ही आपका पूरा बहुपद बन जाएगा, हो जाएगा। बहुपद क्या होता है, x² तो यही होगा, x यही होगा, और c का मान जो भी आएगा लिख देंगे। ए बी सी के मान ही तो ज्ञात करने हैं आपको। तो इनके जो रिलेशन है, उनका जो रिश्ता है, रिश्ता क्या है, रिश्ता पहले मैं लिख लेता हूं। देखो रिश्ता ये होता है, शून्यंकों का योगफल, यहां पर लिखता हूं, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। तो बस यही तो है अपना रिलेशन इनका। ये दोनों आपको दे रखे हैं, इनकी सहायता से ये दोनों आपको ज्ञात करने, तीनों ज्ञात करने हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हो गया, यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1। लेकिन ये लिखने से पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। मैंने नहीं लिखा हूं, भूल गया हूं, आपको यहां पर एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, ये लाइन ऊपर लिखनी है। माना द्विपद क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक क्रमशः अल्फा और बीटा है। क्या कि भाई इस बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा बीटा का जो योग होगा वो प्रश्न में दे रखा है 1/4 है, और अल्फा बीटा का जो गुणनफल है वो -1 प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, अल्फा इंटू बीटा हो गया ये। लेकिन हम इस रिश्ते से ये भी तो जानते हैं कि अल्फा बटा बीटा क्या होता है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। तो ये और ये अगर आप ध्यान से देखो तो b का मान कितना आ रहा है, -1, a का मान क्या आ रहा है, 4। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं 1/4, ठीक है। माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। ये b जो है ये -1 है, ठीक है ना, क्योंकि ये -1 जब इस फॉर्मूले के साथ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1/4 बन जाएगा, ठीक है ना। ये b तो हो गया -1, ये a हो गया वो +4 हो गया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है,
सी अपॉन ए, और यहां पर क्या दे रखा है -1। यार ये कैसे हो गया, -1 कैसे हो सकता है, -1 कैसे हो सकता है भाई, ए का मान तो 4 है, क्योंकि हमें पता है ए का मान तो 4 है, तो सी अपॉन ए कैसे आ सकता है, अरे आ सकता है ना यार, जब इसको 4/4 कर देंगे तो माइनस का 4/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। तो ये देखिए ये अपना हो गया सी, ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी, तो ए बी सी के मान तो आ गए ना। ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 4 प्लस का, बी का मान क्या आ गया -1, और सी का मान क्या आ गया, सी का मान आ गया अपना माइनस का 4। तो ये लो भाई अपना समीकरण बन गया। देखिए समीकरण बना के देखते हैं, इसका मान इसमें रखो 4x² माइनस x माइनस 4, ये अपना द्विपद बन गया। समझ में आया आपको। दूसरा प्रश्न देखो, मैं शॉर्टकट में करा रहा हूं, समझ लेना फटाफट। दूसरा प्रश्न जो है √2 और 1/3। अब देखिए आप इधर ध्यान से देखिए, √3 क्या है, √2 क्या है, ठीक है। √2 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पहले जो क्रमशः में जो दे रखा है ना, शून्यकों का योगफल देखो कितना दे रखा है √2, ये लो भाई √2, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1/3, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा उस व्यापक बहुपद के शून्यांक है। ये जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी लास्ट प्रश्न में, वही लाइन लिखनी जरूरी है कि माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब देखो हम ये भी जानते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो इन दोनों के LHS बराबर है, तो इन दोनों के RHS भी बराबर होंगे, तो -b/a इजिकल टू हो जाएगा √2। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो /1 कर सकते हैं, जिससे a का मान भी ज्ञात हो जाएगा, b का मान भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर b, ये -b/a जो है वो माइनस का आ रहा है, ठीक है, माइनस का आ रहा है। और c/a कितना हो जाएगा 1/3। अभी एक चीज देखिए आप, यहाँ पर तो a का मान 1 था, यहाँ a का मान 3 आ रहा है, ऐसा कैसे, अरे कंफ्यूज मत हो भाई, ये a का मान 3 नहीं है, ये c का मान ही है, बताओ कैसे। देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि b इजिकल टू √2, ये तो हमें इससे पता चल गया, तो इससे b का मान क्या आ गया माइनस का √2। चलो ये b का मान तो आ गया, अब a का मान तो इसी से पता चल गया, ये आ गया, तो a का मान क्या हो गया +1, ठीक है। जब a का मान +1 है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, c/+1 इजिकल टू 1/3, ये +1 यहां से यहां आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुणे में इसको हटा दूं तो c का मान कितना हो गया 1/3। तो व्यापक समीकरण बना दो पहले, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये अपना बहुपद हो गया, a का मान लगा दो फटाफट, a का मान हो गया x², क्योंकि a का मान 1 है, ठीक है, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, x²। b का मान क्या है माइनस का कितना √2x, ठीक है। ये √2 सिर्फ ये रूट जो है √ वो 2 पर है, x पर नहीं है, प्लस c का मान क्या हो गया 1/3, ये अपना हो गया बहुपद। पर बहुपद कभी c का मान या फिर b का मान कभी भी भिन्न में नहीं आता है, तो क्या करते हैं इसमें हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 3 का, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो 1 का एलसीएम 3 होगा। देख लो आप कर लो, 3 1 1, इसका एलसीएम निकालोगे 3 एकम 3 1 1 1, तो कितना आया 3 × 1, तो एलसीएम कितना हो गया
3, तो 3 एकम 3, 3 बचा। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 3x², ठीक है, माइनस 3 एकम 3, अब 3 इंटू √2, तो 3√2x, ठीक है, प्लस 3 एकम 3, यहां पर एक बार गया भाग, तो भाग एक बार गया और 1 इंटू 1 बराबर 1 बन गया, तो ये बराबर में 0, ये 3 यहां पर 0 में चला जाएगा, तो ये 3 हट जाएगा, और जो द्विपद समीकरण है, बहुपद है, वो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बन जाएगा अपना। समझ में आ गया? देखो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने की देरी है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहना। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, मैं बहुत ही आराम से और धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो शायद समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना भाई। प्रश्न तीसरा इसका है 0√5, 0√5, ये तीसरा प्रश्न है। अब ये 0 और √5 क्या है, मैं देखो शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। पूरा लिखना कैसे है वो तो मैंने पहले प्रश्न में बता दिया, अब उसी तरीके से सारे प्रश्न करने, लेकिन मैं इसके उत्तर बता देता हूँ मैं आपको शॉर्टकट में चल के। देखो ये अल्फा प्लस बीटा, ये प्रश्न दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया √5। अब भाई हम तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो हम इसको इसके बराबर मान लेते हैं कि भाई -b/a कितना हो गया 0, और -c/a कितना हो गया √5। तो इससे क्या पता चला, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मान 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मान 1 हो गया, a का मान तो 1 आ गया, तो a का मान कितना आ गया 1, क्योंकि नीचे a है बराबर में a, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ नीचे a है बराबर में यहाँ पर भी a है, तो a बराबर 1। b का मान देखो, यहाँ पर b का मान 0 आ रहा है, भाई ऐसा कैसे b का मान 0 आ रहा है, आ सकता है क्यों नहीं आ सकता, तो b का मान क्या हो गया, b का मान 0, c का मान क्या हो गया, c का मान हो गया √5, ठीक है, तो c का मान √5 हो गया। तो अब हमारा व्यापक समीकरण क्या बन जाएगा, पहले वो लिख दो, व्यापक समीकरण हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा व्यापक समीकरण है। अब इसमें a b c के मान लगा देते हैं। देखिए a का मान हो गया 1, तो एक मैं नहीं लिखूं तो भी चलेगा, x² लिख देता हूँ, प्लस b का मान 0 है तो मैं b नहीं लिखूंगा, x भी नहीं लिखूंगा, पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। अब प्लस में c का मान √5 दे रखा है, तो ये √5, बस इतना ही समीकरण बना अपना, क्या बना x² प्लस √5, बस ये अपना समीकरण, इतना सा तो करना है यार, करना क्या और। तो समझ में आ गया आपको, ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में क्या दे रखा है, दोनों में 1 दे रखा है, 1,1, अरे ये तो अच्छा प्रश्न है भाई बहुत। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। दोनों के LHS बराबर, RHS भी बराबर, तो RHS तो -b/a किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और c/a किसके बराबर हो जाएगा 1 के, बट्टे में भी 1 1 लगा दो, तो a b c के मान क्या आ जाएंगे, a का मान आ जाएगा 1, ये देखो 1 है ना, यहाँ पर भी a का मान 1, b का मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये b देखो -b = 1 है, तो b ये b यहां से यहां आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, दोनों तरफ के चिन्ह बदलने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गणित का नियम है। LHS और RHS में दोनों में बराबर चिन्ह चेंज होते हैं, तो सबके चिन्ह चेंज होते हैं, LHS के भी सबके चिन्ह चेंज होंगे जितने भी पद होंगे, RHS में भी जितने भी पद होंगे चेंज होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो, -b = 1 था, ये गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो b बराबर 1/-1। अब ये नीचे लिखो ऊपर लिखो, बात तो एक ही है, माइनस तो ऊपर आ जाएगा, तो उत्तर तो -1 ही आएगा ना, तो b का मान भी आ गया अपना -1। और अब c का मान क्या हो जाएगा, c का मान भी देखो, ये c था, इधर देखो सामने प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1, तो व्यापक समीकरण लिख दो भाई, ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c के मान लगा दो, a के मान क्या था सिर्फ 1, तो x², b का मान -1 तो -bx, b का मान तो 1 हो गया, तो सिर्फ माइनस का x, और c का मान प्लस का
1। तो बस ये समीकरण हो गया, ये अपना समीकरण। और क्या करना है भाई, बहुत आसान था ये सवाल। तो प्रश्न 5वां है -1/4 प्लस का 1/4, 1/4 माइनस का और प्लस का 1/4। अब ये थोड़ी संख्या भिन्न में दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शॉर्ट पे चलो। देखो पहले मैं बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा प्रश्न में, अल्फा प्लस बीटा दे रखा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब ये LHS बराबर RHS भी बराबर। अब मैं थोड़े आराम से समझाता हूँ एक बार वापस, इस बार फटाफट नहीं करूँगा। देखो -b/a जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर, माइनस का 1/4। अब यहाँ पर b का मान तो -1 आ रहा है, a का मान 4 आ रहा है, सही है। तो b का मान क्या हो गया, b का मान तो आ गया -1, ठीक है भाई। और एक सेकेंड, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि -b -1 ये दोनों कट गए, ठीक है ना, ये माइनस माइनस कट गए तो ये +1 आएगा। फिर a का मान कितना आ गया, a का मान तो आ गया 4। अब ऐसे कैसे, c/a में देखो c/a कितना हो गया 1/4, तो c का मान भी 1 है, a का मान 4 है, a का मान तो 4 है, ये c का मान भी 1 हो गया। तो व्यापक समीकरण क्या हो गया, ax² + bx + c में abc के मान क्या हो गए, a का मान है 4, 4x² प्लस b का मान 1 है तो सिर्फ x आएगा, प्लस c का मान 1 है तो 1 आएगा। ये अपना द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है भाई। तो लास्ट प्रश्न करते हैं, ये तो 5वां था। अब छठा प्रश्न करते हैं हम। छठा प्रश्न है हमारा अपना 4 1, ठीक है, 4 और 1 शून्यंकों का योगफल तो दे रखा है 4 और शून्यंकों का गुणनफल क्या कितना दे रखा है 1, 4 और 1। तो चलो अब ये करो, अल्फा प्लस बीटा 4, अब सॉरी हाँ सही है 4 कर देते हैं इसको तो, और अल्फा इंटू बीटा 1। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। ये LHS बराबर, ये RHS भी बराबर, तो ये -b/a किसके बराबर हो जाएगा 4/1 के बराबर। यहाँ पर 1 नहीं दे रखा है तो नीचे 1 है, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो b का मान 4 आएगा, a का मान 1 आएगा, और c का मान किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1/1 हो जाएगा। तो a का मान तो 1 है ही, c का मान भी 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -4, और c का मान कितना आ जाएगा 1। तो व्यापक समीकरण ax² + bx + c। तो यहाँ पर a का मान क्या था 1x², तो 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 1x² प्लस, नहीं b का मान माइनस में है तो माइनस आएगा, -4x प्लस c का मान प्लस में है तो 1, ठीक है ना 1। तो ये अपना द्विघात बहुपद बन गया। तो आज की प्रश्नावली 2.2 यहाँ खत्म होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद में जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात बहुपद होते हैं, उनके शून्यांक क्या होते हैं, उनको कैसे ज्ञात करते हैं, और तो और शून्यांक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उनकी जांच कैसे की जाती है। ये जो 2.2 के जो पहला और दूसरा सवाल था, जिसमें 6 सवाल थे, वीडियो काफ़ी लंबा बना है, पर मैं आपको पूरी तरह आराम से समझाना चाहता था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में लिखना ज़रूर कि सर आपकी वीडियो अच्छी है, ताकि क्या है ना मुझे अच्छा लगता रहे और मैं और भी आगे इससे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है ना। थैंक यू।